नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको साइंस का टर्म टू का सिलेबस बताऊंगा। तो आपको पता है टर्म वन के आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले तो उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके पेपर अच्छे गए हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के किसी भी रीज़न की वजह से पेपर अच्छे नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप डिमोटिवेट मत हो। आप प्लीज़ टर्म टू के ऊपर अच्छे से फोकस करें। भले ही आपकी शुरुआत अच्छी ना हुई हो लेकिन हमारी एंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं, तो हमें बाजीगर बनना है। तो अभी आपके सामने टर्म टू की अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर अभी से प्लानिंग करते हुए अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे ना तो आपके टर्म टू के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। अब टर्म वन के एग्जाम तो हो चुके, अब वो अच्छे हुए हों या बुरे हुए हों, कुछ भी हो, वो तो अब हो चुके, अब आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन अभी आपके पास टर्म टू की अपॉर्चुनिटी है। तो आप अभी से करेक्ट प्लानिंग करोगे ना तो आपके टर्म टू के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको प्लानिंग करने से पहले आपको टर्म टू का सिलेबस पता होना चाहिए, उसी के लिए तो आपने वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं आपको टर्म टू का सिलेबस बता देता हूँ। तो टर्म टू में आपके टोटल 6 चैप्टर्स आएंगे। तो मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कट हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ कट हुआ है। तो आपको पेज नंबर के साथ मैंने बता रखा है। ये आपके पेज नंबर सारे एनसीईआरटी बुक वाले पेज नंबर है। तो पेज नंबर 67 पे आपको जो नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है ना वो आपका सिलेबस में से कट हो चुका है। ठीक है। फिर पेज नंबर 69 पे है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी आपका कट हो चुका है। 71 पे आपका इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये वाला टॉपिक भी आपका कट हो चुका है। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, या तो आप अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना या फिर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, सिलेबस लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बार बार वीडियो तो देखोगे नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप लिखना नहीं चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पीडीएफ का लिंक दे रखा है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका पेज नंबर 74 पे सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक भी कट हो चुका है। तो ये 4 टॉपिक आपकी बुक में से कट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन कट हुए हैं। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो चैप्टर के लास्ट में आपके कुछ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन कट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 और 15, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में से हटा दिए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे, तो बच्चों को ना ये याद नहीं होते थे। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके सिलेबस में से कट हो चुके हैं। तो एक मैं छोटा सा आपको पर्सनल टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 11th में साइंस ली थी तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, पर्सनल है वैसे, आप अगर मानना चाहो तो मान लेना। अगर आप 11th क्लास में साइंस लेने वाले हो ना तो प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, क्योंकि आपका ना ये टॉपिक बेस बनेंगे। जब आप 11th में चले जाओगे, 12th में चले जाओगे, यहाँ तक कि जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना, ये जो कार्बन वाला चैप्टर है ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप 11th में कॉमर्स या आर्ट लेने वाले हो फिर इनको छोड़ सकते हो। लेकिन प्लीज़ मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप 11th में जब अगर आपकी प्लानिंग है कि आप साइंस लेने वाले हो ना तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ इनको मत छोड़ना। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस चैप्टर में से कोई भी आपका टॉपिक कट नहीं किया है, ये आपको पूरा कंप्लीट रीड करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर से भी आपका कुछ कट नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें से आपका जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ना, एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में 2 टॉपिक है, एक हेरिडिटी एक इवोल्यूशन। तो जो इवोल्यूशन वाला है वो आपका कंप्लीटली कट कर दिया है। सिर्फ आपका जो हेरिडिटी है वो आपका सिलेबस के अंदर है। और एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो मैं पेज नंबर 147 के बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, पेज नंबर 147 तक ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, उससे आगे वाला टॉपिक सारा कट है। ठीक है। इससे नेक्स्ट चैप्टर है अगला, चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 टॉपिक आपके कट हो चुके हैं। तो आपको ना ये जो टॉपिक है ये बता रहा हूं मैं, ये आपको एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर देखोगे ना तो उसके अंदर आपको हेडिंग में मिल जाएंगे ये चैप्टर। तो उन हेडिंग्स को ही कट कर देना। ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट कट है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
वैसे इलेक्ट्रिक लिखा है, सिर्फ पूरा नाम आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें कट हुई हैं। एक आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक कट हुआ है और एक आपका डोमेस्टिक सर्किट। ये दोनों टॉपिक आपको चैप्टर के लास्ट में मिल जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 236 के आगे वाली चीज़ आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। तो पेज नंबर 236 के बाद ही ये टॉपिक है आपके, तो ये आपको नहीं पढ़ने। और अगर मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 16, 17 एंड 18 ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये कौन से क्वेश्चन है, ये जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे ना उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक आपके कट कर दिए। तो ये आपके 6 चैप्टर्स थे, तो 6 के 6 चैप्टर्स का मैंने सिलेबस आपको बता दिया। तो ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, सिर्फ 6 ही चैप्टर हैं। तो आप अभी से प्लानिंग करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो आप टाइम रहते हुए इन 6 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है टर्म 2 की जो वेटेज है ना रिजल्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। और जो आपका टर्म 2 है उसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव आएंगे। सब्जेक्टिव यानी कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है। अभी तो देखो आपने टर्म 1 में क्या किया था, आपने हर क्वेश्चन में टिक किया था, एमसीक्यू वगैरह थे तो वो तो आपने चीटिंग वगैरह करके देख लिए होंगे। लेकिन हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सभी चीटिंग नहीं करते, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मतलब एक एक्चुअली क्या होता है, एमसीक्यू थोड़े से ना ईजी होते हैं सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको हर क्वेश्चन लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एमसीक्यू में क्या होता है, आता है तो टिक करो और नहीं आता तो अगले पे चलो, है ना, उसमें टाइम काफ़ी बच जाता है। लेकिन आपका जो टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, उसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है, तो उसमें आपको अच्छे से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करना टर्म 2 की, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपको मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा टर्म 2 का। तो सब्सक्राइब करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को हेल्प मिलेगी, आपको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं आपके लिए ही तो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनको भी अब मेरे चैनल के बारे में पता चल जाएगा और उनको भी सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, आपकी मर्जी हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।